हमारे टूरिज्म के और इस क्षेत्र के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर रघुवीर सिंह बाली जी, हमारे सुंदर सिंह ठाकुर जी, आशीष पटेल जी, किशोरी लाल जी, संजय रतन जी, महेंद्र रावल जी, केवल सिंह बुढ़ानी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, श्रीमती नीनू शर्मा महापौर मायमसी, गोपाल नाथ महापौर पालमपुर, देवेंद्र जगी पूर्व महापौर एमसी धर्मशाला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष मान सिंह जी, और अजय वर्मा जी, अजय महाजन जी, पूर्व विधायक हमारे सभी सम्मानित किशोरी लाल जी, सभी सम्मानित नगरोटा बगवा की दूर दराज से आए पंचायत के प्रधान, हमारी माताएं, बहनें, युवा साथियों, अगर नारे लगेंगे तो सुनेगा कौन। सभी दूर दराज से आए युवा साथियों, प्यारी बहनों, माताएं, प्यारे बच्चों, 14 महीने पहले आपने एक इतिहास रचा। 14 महीने पहले आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया जो आपके साथ आम परिवार से निकलकर शिमला की कुर्सी पर बैठा। मैं उस समय भी यहां आया करता था जब मैं विधायक था। इस क्षेत्र से मेरा दिल का नाता है। हमारा और जीएस बाली जी का एक लंबे समय से प्यार और मोहब्बत हमारी बनी रहती थी। जीवन के अंतिम दिनों में जब वो अपना इलाज करवाने विदेश जा रहे थे, मैं उनसे मुलाकात की। हमेशा से उनके मन में एक चिंता नगरोटा बगवा के लोगों के लिए रहती थी और मैं जब भी उनसे मिलता था, हर चीज उन्होंने नगरोटा बगवा में दी। और जो आज उनके सपुत्र हैं माननीय श्री आर.एस. बाली जी, वो ठीक कहते हैं कि नगरोटा बगवा जो क्षेत्र था, वहां अगर किसी ने विकास करवाया है वो हमारे बड़े भाई विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी। और उसके बाद आज मैं देख रहा हूं कि हमारे रघुवीर सिंह बाली जी, आर.एस. बाली जी, आप लोगों के साथ भी दिल का नाता जोड़ चुके हैं। जिस तरह का प्यार नगरोटा बगवा की जनता के लिए बाली जी के दिल में था, उसी तरह का प्यार मुझे आर.एस. बाली जी के मन में देखने को मिलता है। अपने भाषण में कह रहे थे मैं मांगूंगा कुछ नहीं, और सबसे लंबी लिस्ट दे दी। तो ये अगर ये छोटा सा है तो बड़ा सा क्या होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने अधिकारियों की बैठक ली तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। हम आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे थे। रात के 12-1 बजे तक मैं बैठ के करता था, अधिकारियों से फीडबैक लेता था और अगले महीने की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को तनख्वाह कैसे देनी है उसकी समस्या भी आन पड़ी थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा
हम प्रदेश में जो आए हैं वो सत्ता में सत्ता सुख के लेने आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और इस दृष्टि से जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कई प्रकार से जो आप लोगों का धन था वो किसी और ढंग से बाहर निकल रहा था। मैंने उसमें लगाम लगाई। धीरे धीरे हमने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना शुरू किया। आप जानते हैं इन सभागार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं कि आप पर कितना कर्ज चढ़ा हुआ है। 75 लाख की हमारी जनसंख्या है और आप सब लोगों पर 1,02,000 रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। मैंने हमेशा कहा कि हम कर्ज के सहारे अपने प्रदेश को खड़ा नहीं कर सकते। हमें नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा, हमें कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सफलता भी मिली, लेकिन उसी समय मेरे ध्यान में एक बात आई। कुछ हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के युवा साथी जिन्होंने अभी एग्जाम दिया हुआ था, अगर उनके नंबरों को देखा जाता तो वो 90% से अबव थे, मेरे पास आए। कहा सर हमें ये शक है कि हमारे हमीरपुर का जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उसमें घपला हो रहा है, उसमें पेपर बेचे जा रहे हैं। मैंने कहा कुछ प्रूफ आपके पास है? उन्होंने मुझे कुछ कागज दिए। 1 महीना मुझे मुख्यमंत्री बने हुआ था। मैंने इंक्वायरी करवाई और पाया ये सही है कि पेपर जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा हुआ करते थे वो 5 लाख और 4 लाख में बेचे जाते थे। हमने जाल बिछाया। 70 दिन के भीतर मेरी सरकार बनने के बाद जो युवाओं के साथ धोखा हो रहा था, हमने उस धोखे का भांडा फोड़ किया और जो लोग उसमें सम्मिलित थे सब सलाखों के पीछे आज है। बहुत दबाव था कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग ना किया जाए। मैंने कहा कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, जहां युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होता है, उसको भंग करना ही उचित समझा मैंने। और आज मुझे ये खुशी है कि उसका हमने नाम बदल दिया और अब राज्य चयन आयोग से पिछले कल से भर्तियां शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हम बरतेंगे। कंप्यूटर आधारित इसमें टेस्ट होगा, कोई पेपर किसी का लीक नहीं होगा और जो मेरिट में बच्चा होगा उसको सरकार में रोजगार मिलेगा। धीरे धीरे हमारी सरकार आगे बढ़ती गई और हमारी सरकार आगे बढ़ने के बाद हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को चुनाव के वक्त हमने कहा था जब भी हमारी पहली कैबिनेट होगी हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजेंगे। पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी बुढ़ापे की सुरक्षा की गारंटी हमने दी। हमने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से निवाजा। आज जीवन के अंतिम सांस तक जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, इस सरकार की तरफ से, हमारी गारंटी की तरफ से उन्हें, चाहे उसकी 80 साल उम्र होती है, 90 साल उम्र होती है, सरकार की तरफ से उसे पेंशन दी जाएगी। हमारी इस घोषणा के बाद हम पर क्या प्रतिबंध लगे? हमें केंद्र सरकार ने चारों ओर से घेर लिया। भारत सरकार के जो एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते थे, विश्व बैंक जाएगा, उसकी लिमिट तय कर दी और 3 साल में आने वाले जो 3 साल है उसमें हम सिर्फ 2700 करोड़ रुपए का ही लोन ले सकते हैं। 1790 करोड़ रुपया जो हमें मिलना चाहिए था वो रोक दिया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी।
9,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों का जो एनपीए के रूप में अंशदान के अंदर सरकार के पास पड़ा है, जिसमें आधा उनका अंशदान है, आधा हमारा अंशदान है, उस 9,000 करोड़ रुपए को भी देने से वो मनाही कर रहे हैं। फिर भी हम आगे बढ़ते गए, कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। पहला बजट मैंने अपना प्रस्तुत किया। पहला बजट प्रस्तुत करने के बाद मैंने आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर समाज के अंतिम व्यक्ति को पकड़ा कि कहां से इनकी मदद की जाए। मुझे मालूम हुआ जब मैं मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद परंपराओं को तोड़कर बालिका आश्रम गया, अनाथ आश्रम गया, प्यारी बेटियों से मिला, पहली प्यारी बेटियों के मन के भाव को समझा, उनके हॉस्टल में गया, उनका रहन सहन देखा। उन्होंने मुझसे कोई मांग नहीं की कि आप हमारे लिए ये कीजिए, कोई हाथ नहीं पसारे, लेकिन मुझे उनकी नजरें ये बता रही थी, उनके दिल का भाव ये बता रही थी कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने जाने के बाद पहली बैठक की और कहा, हिमाचल प्रदेश में जितने भी बच्चे हैं जो अपनी माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं, उनका जीवन यापन कैसे शुरू करना है, इस बारे में सोचना शुरू किया। बेटियों ने कहा कि हमारे को +2 के बाद आगे बढ़ना है। हमने हिंदुस्तान की पहली ऐसी योजना लगाई जिसमें मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना बनाकर, कानून बनाकर उन बच्चों को अधिकार दिया कि जब भी पैदा होने के बाद अगर किसी बच्चे के माता या पिता नहीं रहते हैं, 27 साल तक सरकार उनका ख्याल रखेगी। चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने। डॉक्टर की एमबीबीएस की पढ़ाई की 1 लाख रुपया है साल की, हॉस्टल का खर्चा भी सरकार देगी। और जिस तरह हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनने की पूरी फीस भरते हैं, हॉस्टल की पूरी फीस भरते हैं और फिर पॉकेट मनी के रूप में भी पैसे देते हैं, हमने उन्हें पर मंथ 4,000 रुपया पॉकेट मनी के रूप में देने शुरू किए और 4,000 बच्चे आज उससे लाभान्वित हो रहे हैं। सर्दियों में कपड़े के पैसे लग देते हैं, त्योहार के पैसे लग देते हैं, गर्मियों के पैसे लग देते हैं। ये कोई मांग नहीं थी, ये किसी बच्चे ने मांगा नहीं था, एक सोच थी कि समाज का अंतिम व्यक्ति जिसने कभी कोई मांग नहीं रखी लेकिन दिल में एक दर्द छुपा कर रखा है, चाहे वो चाचा जी के पास रहता है, चाहे वो मामा जी के पास रहता है, उस सोच को, उनके सपनों को हमारी सरकार ने पूरा किया। बजट के बाद अभी हम अपनी योजनाएं लागू कर रहे थे कि इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी इस हिमाचल प्रदेश ने झेली। तबाही का ऐसा मंजर था, हर दिन किसी न किसी जिला से यह खबर आती थी कि आज हमारे सैकड़ों घर यहां बह गए। इतनी अत्यधिक बारिश हमारे जीवन काल में पहले कभी नहीं हुई। मैं हर क्षेत्र में गया, हर जगह पहुंचा, हर गरीब का दर्द सुना, हर आम आदमी की चीख सुनी और मैंने पाया कितनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर एक घर बनाया जाता है, उस घर को सजाया जाता है, उस घर को संवारा जाता है, उसमें अपने पसंद की चीजें लाई जाती है। मैं जब जाता था, महिलाएं पुरुष मेरे साथ छाती रख के रोते थे, कहते थे बड़ी मुश्किल से एक हमने पक्का मकान बनाया, पिछली रात हम इस घर में सोए थे, अगली सुबह हमें क्या पता था, अगली दोपहर हमें क्या पता था, अगली शाम हमें क्या पता था ये घर हमको छोड़कर चला जाएगा। शुक्र हुआ जाने बची। मैं हर जगह जाकर शाम को अधिकारियों के साथ बैठक करता था। जब मुझे पता लगा 4,000 घर पूरे तबाह हो गए, 13,000 घर आंशिक रूप से तबाह हो गए, कई पशुशालाएं बह गई, कई पशु जीवित बह गए। हमने अधिकारियों की बैठक ली। मैंने केंद्र सरकार से बार बार आग्रह किया कि हमें भी कोई स्पेशल राहत पैकेज दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी एक ना सुनी।
मैंने बार बार देश सब लोगों से मिलकर बात की कि भुज की तर्ज पर, उत्तराखंड की तर्ज पर हमें भी स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया जाए। कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया। फिर हमने अपनी बैठक बुलाई, मंत्रिमंडल के सदस्य बुलाए। मैं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। उस आपदा के समय सारे कांग्रेस के विधायक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस आपदा में राजनीति कर रहे थे, राजनीति ढूंढ रहे थे। मुझे उन गरीब घरों को बसाना था, मुझे राजनीति नहीं करनी थी। जब केंद्र सरकार ने पैकेज देने से मना कर दिया, हमने अपने संसाधनों पर कट लगाकर अपनी आय का भी मैंने पूरा वेतन इस आपदा प्रभावित परिवारों को दे दिया और 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज आप लोगों के लिए दिया। कुछ घरों में टेंटों में लोग रह रहे थे, बच्चे बोल रहे थे कि हम स्कूल में कैसे जाएंगे। मैंने तुरंत प्रभाव से निर्णय किया कि गांव में रहने वाला जो भी परिवार आपदा प्रभावित परिवार है उसे 5000 रुपया किराए के रूम में दिया जाएगा और शहर में रहने वाले आदमी को 10,000 रुपया किराए में दिया जाएगा और इसकी शुरुआत होगी। गैस का सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा और 31 मार्च 2024 तक उन्हें रहने के फ्री राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये पीड़ा हमारे दिल में थी। कोई पैसा नहीं मिला। जब मैंने अधिकारियों से बैठक बुलाई कि घर बनाने के लिए हम कितना पैसा दे सकते हैं, आज भी जो पंचायत प्रधान यहाँ बैठे होंगे, वार्ड पंच बैठे होंगे, बीडीसी के मेंबर बैठे होंगे, उन्होंने कहा कि सिर्फ हम 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं। मैंने पूछा 1.5 लाख में कैसे घर बनेगा? कहते जी कानून ऐसा है, नियम ऐसे हैं। मैंने कहा ये कानून भी बदलेंगे, ये नियम भी बदलेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। और आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत पैकेज की सबसे बड़ी राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख हमारी सरकार ने की। ये सरकार की संवेदनशीलता ही है। जिसका घर आंशिक रूप से टूट जाता था उसे सिर्फ 5,000 रुपया ही मिलता था, हमने उसको भी बढ़ाकर 1 लाख किया। मैं खुद किसान परिवार से आता हूं। मेरी माताजी रोज, हमारे पास जगह जमीन है, खेती करती है, जानते हैं। रोज वो कहते हैं कि खेतों में जाते थे। मैं उनके दर्द को भी जानता हूं। जमीन जायदाद की अगर तकसीम करवानी होती थी कितने धक्के लगते थे, इंतकाल करवाना होता था कितना समय लगता था। हमने उसके लिए भी कानून में बदलाव किया। पहले आप पटवारियों के पीछे घूमते थे इंतकाल करवाने के लिए, आजकल पटवारी आपके पीछे घूम रहे हैं इंतकाल करवाने के लिए। यह सरकार की कटिबद्धता है। मैं पटवारियों का भी, कानूनों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप भी दिल लगाकर जो कार्य स्पीड अप होना चाहिए उसको पूरा कर रहे हैं। तो यह सरकार आप लोगों की सरकार है। उसके बाद हमारा बजट आया। बजट में राज्यसभा का चुनाव हुआ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि राज्यसभा के चुनाव में कुछ लोग हमारे प्रत्याशी को वोट नहीं डालेंगे। कल्पना इसलिए नहीं कर सकता था, एक हमारा साथी जिसके पिताजी इस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे, वो पार्टी के साथ गद्दारी कर जाएगा, कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आपका हाथ के चुनाव पर चुनाव जीत कर आए थे और ये आपके मन में भी नहीं आना चाहिए था मुझसे विरोध हो सकता है, पार्टी से विरोध नहीं होना चाहिए था। सभी को मंत्री परिषद नहीं मिलता। मैं 20 साल मुझे विधायक बने हुए हो गए हैं, 30 साल लंबा संघर्ष किया। कभी मैं मंत्री जिंदगी में नहीं बना, लेकिन मुझे इसी कांग्रेस पार्टी ने
एक गरीब, एक कर्मचारी, एक आम आदमी के परिवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। अब बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा, लोकतंत्र के हिमाचल के इतिहास में ऐसे पहले कभी षड्यंत्र नहीं रचा गया। खरीदो फरोख्त हुई, राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी कि कुर्सी हटाने के लिए पैसों का प्रयोग किया जाएगा। हिमाचल की राजनीति में हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। 28 तारीख को आप लोगों के संबंध में बजट आने वाला था। 28 तारीख को उस बजट में आम आदमी के लिए योजना थी, गरीब आदमी के लिए योजना थी। वो बजट से पहले हमारी सरकार को गिराना चाहते थे। वोट डाला, सीआरपीएफ आई, हरियाणा पुलिस आई, हेलीकॉप्टर में उठाकर लेगी। भाई उनको भी 4 दिन की चांदनी थी, आए भी हेलीकॉप्टर में, गए भी हेलीकॉप्टर में। हमने कहा, हमारे साथियों ने उनसे अनुरोध किया कि ये बजट बहुत अच्छा आया है, इसमें आप आम आदमी की सपोर्ट करिए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए। बजट पर बहस चल रही थी। जो 6 कांग्रेस के विधायक थे, बाकियों की बात नहीं मैं करना चाहूंगा, वो फट से हेलीकॉप्टर में उड़े और हेलीकॉप्टर से उड़कर आज 7 दिन से पंचकुला के जो 5 स्टार ललित होटल है उसमें आराम फरमा रहे। जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। और बजट में क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं। बजट में हमने एक ऐसी योजना लाई है कि जो विधवाएं हमारी माताएं हो चुकी है, बहनें हो चुकी है, उनके जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल से 27 साल तक के सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। ये बजट की योजना थी। मनरेगा में रहने वाले जो मजदूर है, चाहे माताएं हैं चाहे पुरुष है, पहली बार एक ऐतिहासिक वृद्धि की, 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की 1 अप्रैल 2024 से उनको 300 रुपए की दिहाड़ी में मिलने शुरू हो जाएगी। जो गाय पालक है, हमने कहा दूध का उत्पादन जो करने वाले हमारे दुग्ध उत्पादक है, उनसे 1 लीटर दूध 45 रुपए में खरीदा जाएगा, गाय का दूध, और भैंस का दूध 55 रुपए में खरीदा जाएगा। और गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से जो खेती की जाएगी, जिसमें यूरिया का प्रयोग नहीं होगा, उस गेहूं को भी 40 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। विधवाएं महिलाएं जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उन महिलाओं को 3 लाख रुपया सरकार बनाने के लिए हमारी सरकार देगी। 70 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं, उनको फ्री मेडिकल हमारी सरकार देगी। सभी पंचायती राज संस्थाओं के हमने ऑनरेरियम बढ़ाए। ये हर बार बढ़ाया। ये कैसे हुआ? जो भ्रष्टाचार की लूट घसूट होती थी, मैंने उस पर लगाम लगाई, और उस लगाम के कारण मैं जो पैसा आया वो आप लोगों को बांटा। अभी तो ये शुरुआत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई उठाएगी, करेगी। किसान को समर्थ बनाना, ये हमारी योजनाओं में शामिल है। किसान आवारा पशुओं से दुखी है। हमने इस बजट में जालीदार तार और नुकीले तारों का इंतजाम कर दिया है, ताकि हमारे किसानों की फसल को रात को पशु ना खा सके। रात को पशु आ जाते, पूरी कणक ऊंधी सही खाई जाते, प्यागा पता लगता कि खत्म है क्या खेती ऊंधा ना दिया। तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आम लोगों की सरकार है। हमारे पास चुनौतियां बहुत है, लेकिन हमारे पास साहस भी बहुत है।
हम हौसलों के साथ लड़ाई लड़ते हैं। आप ये मत घबराइए कि कांग्रेस की सरकार चुराए हुए विधायकों से आप सत्ता में बैठेंगे। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्या माफ करेगी जनता? हाथ खड़ा करके बताइए जो लोकतंत्र के हैं। आप सारे दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, जो भी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करेगा वो जनता उसके विरोध में खड़ी होगी। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपने हमें 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। हम 5 साल तक आप लोगों की सेवा करेंगे और सेवा करने के बाद जब अगले 5 साल आएंगे तब आपकी अदालत में आएंगे कि हमने ये काम किया, ईमानदारी से आपकी सेवा की है, क्या आप हमारे साथ चलोगे? लेकिन जो लोग चुनी हुई सरकार को चोरकर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं वो सफल नहीं होंगे। उनके मंसूबे सफल नहीं होने देंगे हम। आज भी मेजॉरिटी में, कल भी मेजॉरिटी में आएंगे, ये हमारा वादा है। मैं जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं, आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या दिया आपने? युवाओं को धोखा दिया। जो भी टेस्ट होता था वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लटक जाता था। पुलिस भर्ती टेस्ट हुआ, पेपर लीक हुआ। पेपर लीक करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया, बल्कि दोबारा से पेपर करवाकर उन पुलिस की भर्ती कर दी गई। आज हमने आप लोगों के लिए, जो सरकारी कर्मचारी है, हमने अपने संसाधन को ठीक किया, 4% डीए दिया। पुलिस के कर्मचारी थे बेचारे, हमेशा मेरे को विधानसभा में मिलते थे। 20 साल से तो मैं उनकी मांग करता था कि हमें पर डे डाइट मनी 7 रुपए मिलती है और महीने की 210 रुपए। मैंने एक ही बार में, जैसे ही हमारी आय बढ़ी, एक ही बार में हमने 210 से 1000 रुपए कर दी। ये सोच है, सवाल पैसे का नहीं है, एक सेवा की सोच का सवाल है जो हम आपके साथ आपके लिए कर रहे हैं। आप लोगों के प्यार से हम नई नई योजनाएं ला रहे हैं, जहां आम आदमी, गरीब आदमी की जेब में पैसा है, युवाओं को रोजगार मिले। जहां तक युवाओं के रोजगार की बात है, सबसे बड़ा धोखा तो अग्निवीर के रूप में आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हम सब लोग फौज में भर्ती होना चाहते थे। गांव में किसी बच्चे को पूछे तो क्या बनना मुन्नू, सह बोलता फौजी बनना, बोलता था। सारे बच्चे पे आएगा, 4 बजे उठी के दौड़ लगाते थे, डंड कटते थे। और इन्होंने एक ऐसी योजना लाई, अग्निवीर के रूप में ये एक योजना लेकर आए और 4 साल बाद रिटायर कर दिया। 21 साल से भर्ती हुए तो 25 से रिटायर होके आ जाएगा। तो एक अग्निवीर का साथी मुझे मिला, कहा कि मैं अब रिटायर होके आ गया, मैंने बोला पेंशन मिलती? कहते कुछ नहीं मिलता। तो मैंने बोला अब क्या करेगा? कहते मुझे रोजगार दो। हमसे रोजगार मांग रहे हैं। मैंने बोला हम तो देंगे ही, पर कहता सर मेरे को एक बड़ी समस्या है। मैंने पूछा क्या? कहता ब्याह भी नहीं होना। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसी योजना लाए। हमने 14 महीने में 10,000 आईपीएच के पैराफिटर, इलेक्ट्रीशियन, मल्टीपर्पज वर्कर के पद सुजित किए हैं। 6,500 जेवीटी, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल बैच वाइज को चिट्ठियां हमने निकालने को बोल दिया और 5 अप्रैल से उनकी ज्वाइनिंग की डेट को भी हमने तय कर दी है। 1231 पुलिस की भर्ती की स्टार्ट हो गई है। 1231 भर्ती की पुलिस के लिए हमने बोला एडवर्टीजमेंट निकालिए। और इसके अलावा 261 वन मित्र, 100 खनन रक्षक आ रहे हैं। जितना सरकारी क्षेत्र में रोजगार होगा हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी रोजगार के साधन हम आपके लिए पैदा करेंगे।
मैं एक समय अपने बड़े भाई जीएस बाली जी के साथ आकर यहाँ रैली करा करता था। कई बार हमने काफी लंबा सफर हमने तय किया। जितने संवेदनशील वो थे, जितने भावुक आपके लिए वो रहते थे, ऐसे व्यक्ति मैंने जीवन में बहुत कम देखे हैं, जो अपने जीवन में अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोगों की सेवा करते थे। आज इस नगरोटा बगवा का नाम के आगे अगर विकास पुरुष का कोई कहा जाएगा तो वो माननीय श्री जीएस बाली जी है। उनके बेटे मेरे छोटे भाई रघुवीर सिंह बाली जी आपके लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। अभी किस प्रकार से अपनी बात रखते हैं, इसी प्रकार से सारी बातें अपनी रखते हैं। और सबसे ज्यादा आपके लिए इनके मन में विशेष प्यार है। एक सेवक के रूप में ये आपकी सेवा करते हैं, और जो आदमी आपको सेवा के रूप में मिले उसे कभी खोना नहीं चाहिए। तो खोगे तो नहीं कभी। इन्होंने जो मांगे रखी, कहा कि मैंने कुछ नहीं मांगना, तो मैंने इनको कुछ नहीं देना। लेकिन इन्होंने जो कहा है, एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, उसको यहां शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। इंटीग्रेटेड डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उसको यहां मैं यहां खोलने की घोषणा करता हूं। मल्टीपर्पज मॉडल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर, उसको यहां नगरोटा में एनएससी के एरिया में खोलने की घोषणा करता हूं। ब्रिज ओवर बातू खड, तालियां कट बजा दी। और मॉडल पुलिस स्टेशन दोनों को खोलने की घोषणा करता हूं। बाकी इरिगेशन स्कीम फॉर चंगर एरिया, अगर यहाँ पानी होगा चंगर में तभी खोली जाएगी ना, पर लेकिन इन्होंने पैसे लिखे तो मैं उतने पैसे की घोषणा करता हूँ, 68 करोड़ रुपए की। सीवरेज ये अपने नबार्ड की योजना में डाल देंगे सीवरेज की, उसको अपने नबार्ड में से भी उस सीवरेज में के लिए पैसे दे सकते हैं। बसें तो बहुत चलाई है बाली जी ने, यहाँ से एकाएक को मांग रहे आप। एसी बस नगरोटा बगवा, सोतरी कांडी रोड नगरोटा बगवा, एसी बस फ्रॉम नगरोटा बगवा टू वृंदावन, सकरोटी खड रोड नगरोटा बगवा। ये सभी चीजों की मैं जो भी है हमारे छोटे भाई रघुवीर सिंह बाली जी ने कहा, मैं उनको देने की घोषणा करता हूं, इस आशा के साथ ये सरकार आम जनता की सरकार है, आप लोगों की सरकार है। और इसके अलावा इस कुर्सी, ये कुर्सी मेरी नहीं है, आप लोगों की है। जो भी अभी जो कोविड वॉरियर वाले बोल रहे हैं, अभी कुछ नियुक्तियां होनी है 1200 के करीब, उसमें स्टाफ नर्सिस का जो भी नियुक्तियां होगी, आप अपने लोकल एमएलए को पकड़ लीजिए। मल्टीपर्पज पैरा मेडिकल स्टाफ की जो भी नियुक्तियां होंगी क्लास 4 की, वो हमने कहा है कि उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस कोविड वॉरियर को देगी, जो अभी से लगनी शुरू हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक और बड़ी समस्या हुई, मेरे से उनको समस्या हुई, हमने कहा कि हम अपनी बहनें जो है उनको हम 1500 रुपया प्रति माह देंगे। अब जो 1500 रुपया देना था, बजट के जब पास हो रहा था तो बहुत हल्ला था। मैंने इस समय ये खुशी के मौके की घोषणा नहीं करनी, कल हमारी कैबिनेट होने जा रही है। कल हम अपनी कैबिनेट में जो हमारी बेटियां 18 साल की उम्र पार कर चुकी हैं,
जो 18 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है, उनके अंतिम सांस तक जब तक उनके शरीर में रहेगा, हमारी सरकार 18 साल से ऊपर की सभी माताएं, बहनें और प्यारी बच्चियों को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि से कल बजट में कल हमारी कैबिनेट में इसकी घोषणा करेगी। आप सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कल से 1 अप्रैल 2024 से अगले वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब भी मैं अभी लाहौल स्पीति में शुरुआत की, लाहौल स्पीति में मैंने 15 अप्रैल को कहा तो लाहौल स्पीति की बहनें मेरे पास आई, कहती है हमको 10 महीने का 15,000 रुपया आ गया। स्पीति की बहनें थी। फिर लाहौल में गया तो हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दी। भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी बोलते पैसे कहां से आएंगे, पैसे हम लाएंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार जहां से होता है उसको बंद करेंगे और आपको उस भ्रष्टाचार से जो बचेगा वो सारी कमाई आपको देंगे। भ्रष्टाचार पर जो हम कंजा कसकर जो पैसा बचता है वो सब आपको देंगे। तो आज अपनी बहनों को भी, जितनी हमारी माताएं, बहनें, प्यारी बेटियां आई है, उन सबको 1500 रुपया देने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस योजना का कल वैसे कैबिनेट में, कल में इसीलिए कैबिनेट है 17 तारीख को, कल मैं कैबिनेट में उसको नोटिफाई कर रहा हूँ। इसलिए इस योजना को मैं अपने साथी मंत्री विधायकों के साथ शुरुआत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय जी, आपका मार्गदर्शन मिला। यहाँ पर सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के का फॉर्म जो है